नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण को लेकर दिए पीएम मोदी के बड़े बयान की, सरहदों पर मचे कोहराम की और बिहार में होने जा रहे बड़े बदलाव की, और आखिर में दिखाएंगे असम का वो चुनावी जोश जिसने आज लोकतंत्र का नया रिकॉर्ड बना दिया है। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से समझने से पहले चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। टीएमसी के गुंडे नहीं बचेंगे, 7वां वेतन आयोग लागू होगा, बंगाल के लिए पीएम मोदी ने दी 6 गारंटी। ओलावृष्टि से 40% गेहूं बर्बाद, सीएम योगी ने मुआवजे के लिए दिया आदेश। मेरठ में सेंट्रल मार्केट में सीलिंग के खिलाफ सड़कों पर उतरे व्यापारी, जरूरी सेवाओं को छोड़ थम गया शहर। यूपी पंचायत चुनाव 2026 नहीं कराएगी भारतीय जनता पार्टी सरकार, अखिलेश यादव का बड़ा दावा। ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों की फोन पर बात, तनाव कम करने पर हुई चर्चा। लेबनान तट के पास इजरायली पोत पर दागी मिसाल, हिजबुल्लाह का दावा। बातचीत फेल हुई तो लंबी लड़ाई के लिए तैयार, ईरान ने दी नई धमकी। बीजेपी सरकार कानून पर कायम करेगी भरोसा, हल्दिया की रैली में बोले पीएम मोदी। सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, 1,51,000 प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। 5 दिनों की बढ़त के बाद टूटा बाजार, सेंसेक्स 931 अंक टूटा, निफ्टी 23,800 से नीचे। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पहले मुद्दे के बारे में। आज इतिहास के पन्नों पर एक ऐसी स्याही से इमारत लिखी जा रही है जो आने वाले सदियों तक भारत की नीयत तय करेगी। जी हां, ये कहानी उस आदि आबादी की है जिसने घर की चौखट से लेकर अंतरिक्ष के रहस्यों तक अपनी धाक जमाई है, लेकिन लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद में अपने उचित हक का इंतजार कर रही थी, जिसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा लेख लिखा है जो केवल शब्द नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के संकल्प की गूंज है। पीएम ने साफ कर दिया है कि अब और इंतजार नहीं, 2047 के विकसित भारत का रास्ता नारी शक्ति के सशक्तिकरण से ही होकर गुजरेगा। दरअसल 16 अप्रैल को संसद का वो ऐतिहासिक विशेष सत्र होने जा रहा है जहां विपक्ष और पक्ष मिलकर भारत की बेटियों के भविष्य पर मोहर लगाएंगे। क्या पीएम मोदी का वो मास्टर प्लान, क्यों उन्होंने इस समय में को सबसे पावन बताया, आइए विस्तार से जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। आपको बताते चलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल के क्रियान्वयन को लेकर देश के नाम एक भावनात्मक और तर्कपूर्ण संदेश साझा किया है। उनका ये लेख उस समय आया है जब भारत अमृतकाल के गौरवशाली पथ पर अग्रसर है। पीएम मोदी ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि अगर हम भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी मातृ शक्ति और नारी शक्ति की पूरी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में झोंकना होगा। पीएम मोदी का विजन एकदम साफ है। उनका लक्ष्य है 2029 के लोकसभा चुनाव और उनके साथ होने वाले राज्यों के विधानसभा चुनावों में देश की नारी शक्ति को 33% प्रतिनिधित्व मिले। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भी इस ओर इशारा किया है कि संसद के इस विशेष सत्र में महिलाओं के लिए 273 सीटें आरक्षित होने की प्रबल संभावना है। पीएम ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे इस ऐतिहासिक मौके पर साथ आएं और मिलकर इसका जश्न मनाएं। सुनिए पीएम नरेंद्र मोदी ने उस मुद्दे पर क्या कुछ कहा। मैं माताओं, बहनों, बेटियों से एक बात करना चाहता हूं। भारत ने तय किया है कि 2047 में जब हमारी आजादी के 100 साल होंगे तब तक हमने विकसित भारत बना के रहना है। लेकिन मेरे 2-2.5 दशक के सरकार के मुखिया के रूप में जो मेरे अनुभव है, उस अनुभव के आधार से मैं कह सकता हूं कि हमें विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है तो हमें हमारी मातृशक्ति को, हमारी नारी शक्ति को, उनके पूर्ण सामर्थ्य का राष्ट्र के विकास में जोड़ना ही होगा। हमने कुछ वर्ष पहले
नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था और सभी राजनीतिक दलों ने सहमति से किया था और सबकी इच्छा है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब हमारे देश की नारी शक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में विधानसभाओं में 33% स्थान मिलना ही चाहिए। पिछले कुछ दिनों से हम सभी राजनीतिक दलों से बातचीत कर रहे हैं। ज्यादातर दलों ने समर्थन भी दिया है। एक बहुत ही सकारात्मक माहौल दिख रहा है। इन्हीं विषयों को लेकर के मैंने आज अखबारों में एक लेख लिखा है। मेरे अपने विचार मैंने साझा किए हैं, लेकिन मैं आज आपसे आग्रह करता हूं, आप इस लेख को जरूर पढ़ें, औरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें और हम सभी राजनीतिक दलों को प्रेरित करें, उनका उत्साहवर्धन करें कि वो उमंग के साथ 16, 17, 18 संसद में इस विशेष काम के लिए जब हम मिल रहे हैं तो इसको पारित करें और सब मिल करके इसका जश्न मनाएं। चलिए, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं। लेख पढ़ने के बाद आपके कमेंट जरूर मुझे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताते चलें, सबसे खास बात यह है कि 11 अप्रैल को महात्मा फुले की 200वीं जयंती और 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती है। ये दोनों महापुरुष सामाजिक न्याय के प्रोधा थे। पीएम का मानना है कि महिला आरक्षण बिल उन्हीं के सामाजिक न्याय के सपनों को साकार करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने अपने लेख में बीते 2.5 दशकों के अनुभव को निचोड़कर रख दिया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि दशकों से इस बिल पर चर्चा हुई, समितियां बनी, लेकिन परिणाम शून्य रहा। पीएम मोदी ने कड़े शब्दों में लिखा कि इस आरक्षण को लागू करने में किसी भी तरह की देरी अब बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगी। उनका मानना है कि महिलाओं का राजनीति में आना केवल नुमाइंदगी नहीं, बल्कि क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस को सुधारने का एक नजरिया है। जब महिलाएं प्रशासनिक निर्णय लेंगी तो लोकतंत्र अधिक संवेदनशील और संतुलित बनेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने अपने लेख में साफ कर दिया है कि महिला आरक्षण बिल अब केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं, बल्कि करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। 16 अप्रैल को जब संसद की घंटी बजेगी तो केवल बिल पारित होने की आवाज नहीं होगी, बल्कि वो भारत की आधी आबादी के उस सम्मान की गूंज होगी जिसे पाने के लिए उन्होंने दशकों तक प्रतीक्षा की है। पीएम मोदी ने गेंद अब संसद के पाले में डाल दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल कागजों पर नहीं, बल्कि 2029 के चुनावों में हकीकत बनकर जमीन पर उतरेगा। अब देखना यह है कि क्या सभी राजनीतिक दल दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस महासंकल्प में अपनी आहुति देंगे या नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि नारी भारत की शक्ति अब रुकने वाली नहीं है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है और माचिस की तीली जल चुकी है। कहने को तो पाकिस्तान की मध्यस्थता से ईरान और अमेरिका के बीच 15 दिन के सीजफायर का ढोंग रच दिया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि बातचीत शुरू होने से पहले ही गोलियों की गूंज और धमकियों की दहाड़ ने इस समझौते के परकच्चे उड़ा दिए हैं। जी हां, एक तरफ पाकिस्तान के वजीर आजम शहनवाज शरीफ अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल लेबनान को कब्रिस्तान बनाने पर तुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ईरान के गले पर तलवार ही रख दी है कि या तो सुधर जाओ वरना मिटा दिए जाओगे। ऐसे में सवाल है कि क्या पाकिस्तान का शांति दूत बनने का सपना एक बहुत बड़ा पोपट साबित होने वाला है, या लेबनान की आग इस कच्चे समझौते को जलाकर खाक कर देगी। आज बात करेंगे उस इंटरनेशनल धोखे की जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता में जिस अस्थायी शांति का गुब्बारा
फुलाया गया था उसकी हवा निकलने लगी है। शुक्रवार इस्लामाबाद में बातचीत की टेबल सजने वाली है, लेकिन इससे पहले दी दावों और जवाबी दावों ने इस समझौते को विवादों के दलदल में धकेल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शैली में साफ कर दिया है कि उन्हें ईरान पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर गर्जना करते हुए कहा कि जब तक ईरान के साथ कोई असली और पक्का समझौता नहीं हो जाता, तब तक अमेरिकी नौसेना के घातक जहाज, मिसाइलें और सैनिक ईरान की सरहद को घेरे रहेंगे। ट्रंप ने दो टूक कह दिया है कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे और स्टेट ऑफ होर्मुज़ पर किसी भी तरह की ईरानी कंट्रोल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर डील टूटी तो ईरान पर ऐसी कार्रवाई होगी जो इतिहास ने कभी नहीं देखी होगी। भाई, इस पूरे ड्रामे का सबसे बड़ा ट्विस्ट लेबनान। पाकिस्तान पीएम शहनवाज शरीफ और राजदूत रिजवान शहीद शेख का दावा है कि सीजफायर की शर्तों में लेबनान में शांति भी शामिल थी, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान के इस दावे को सरेआम झूठा करार दे दिया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने वुडपोस्ट में धमाका करते हुए कहा कि ईरानियों को गलतफहमी हुई है, हमने लेबनान को लेकर कभी कोई वायदा नहीं किया। उधर इजराइल ने भी लेबनान में हमले तेज कर दिए हैं और कहा है कि उनका सीजफायर सिर्फ ईरान तक सीमित है। आपको बता दें, मजे की बात तो पाकिस्तान के भीतर चल रहा तमाशा है। एक तरफ दुनिया इस समझौते को शक की निगाहों से देख रही है, वहीं पाकिस्तानी मीडिया में शहनवाज शरीफ और जनरल आसिफ मुनीर को नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग उठ रही है। पैनलिस्ट टीवी पर बैठकर शेखी बघार रहे हैं कि पाकिस्तान ने दुनिया को महायुद्ध से बचा लिया, लेकिन एक रिपोर्ट ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान कोई स्वतंत्र मध्यस्थ नहीं, बल्कि व्हाइट हाउस का महज एक चिट्ठी पत्री पहुंचाने वाला डाकिया था। असली बात तो जनरल मुनीर और ट्रंप के बीच हुई थी, जबकि शहनवाज शरीफ बस क्रेडिट लेने के लिए ट्विटर पर कूद पड़े। वहीं इस सब के बीच ईरान ने भी अब कड़े तेवर अपना लिए हैं। उसने अमेरिका को अल्टीमेटम दिया है कि अगर लेबनान में इजरायली हमले नहीं रुके तो वह सीज फायर को ठुकरा देगा और बातचीत की मेज से उठ जाएगा। ईरान का कहना है कि लेबनान और ईरान को अलग करके नहीं देखा जा सकता। अब सवाल यह है कि अगर ईरान पीछे हटता है तो क्या ट्रंप अपनी धमकियों को हकीकत में बदलेंगे? देखा जाए तो शांति की बातें सिर्फ कागजों पर हैं, जबकि जमीनी हकीकत बारूद की गंध से भरी हुई है। पाकिस्तान ने जिस सीजफायर का शेरा अपने सिर पर बांधा था, वो अब उनके गले की फांस बनता जा रहा है। अमेरिका मुकर चुका है, इजराइल हमलावर है, ईरान भड़का हुआ है और ट्रंप की उंगली टिगर पर है। ऐसे में सवाल है कि क्या 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में होने वाली ये मुलाकात दुनिया को चैन की सांस देगी या फिर ये बातचीत एक और भीषण युद्ध का बहाना बनेगी? भाई, पाकिस्तान के नोवेल के अरमानों का क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि ट्रंप के रहते ईरान के लिए ये आसान नहीं होने वाला। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। बिहार की राजनीति में आज वो होने जा रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। 2 दशक, 8 शपथ और अनगिनत पलटियों के बाद आखिरकार नीतीश ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का मन बना ही लिया है। जी हां, तारीखें तय हो चुकी हैं, स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और अब बस क्लाइमैक्स का इंतजार है। नीतीश कुमार अब पटना के सुल्तान नहीं बल्कि दिल्ली के सांसद कहलाएंगे। लेकिन असली धमाका तो पटना में होने वाला है, जहां पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठने जा रहा है। कौन होगा वो चेहरा? क्या नीतीश के बेटे निशांत कुमार की एंट्री से बिहार की सत्ता में नया मोड़ आएगा? क्या सम्राट चौधरी ही बनेंगे बिहार के नए सम्राट? आइए जानते हैं बिहार की सत्ता के उस बंद कमरे का राज। बिहार की राजनीति में 2005 से शुरू हुआ एक लंबा अध्याय अब आखिरी पन्नों पर है। नीतीश कुमार ने दिल्ली की पारी शुरू करने के लिए अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है। ये केवल एक मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं, बल्कि बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा पावर ट्रांसफर है। बिहार में सत्ता परिवर्तन की पूरी स्क्रिप्ट किसी सस्पेंस फिल्मी जैसी है। सूत्रों के मुताबिक पूरी क्रोनोलॉजी कुछ इस तरह रहने वाली है। 10 अप्रैल को नीतीश कुमार दिल्ली में राज्यसभा सांसद पद की शपथ लेंगे। इसी दिन दिल्ली में बीजेपी के दिग्गज नेताओं की महाबैठक होगी, जिसमें पीएम मोदी और अमित शाह बिहार के नए भविष्य पर मोहर लगाएंगे।
11 अप्रैल को शपथ होने के बाद नीतीश कुमार पटना लौटेंगे। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। इसी दिन एनडीए विधायक दल की बैठक में नए नेता के नाम की औपचारिक ऐलान होगा। 15 अप्रैल को बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शिरकत कर सकते हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे सम्राट चौधरी का नाम है। वहीं सम्राट चौधरी, जिन्होंने कभी नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने के लिए सिर पर पगड़ी बांधकर कसम खाई थी, आज वही सम्राट नीतीश के लव कुश समीकरण के जरिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के शिखर पर ले जाने वाले हैं। नीतीश ने अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान बार बार सम्राट के कंधे पर हाथ रखकर जनता को संकेत दिया था कि अब यही संभालेंगे, लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने सिर्फ सत्ता नहीं छोड़ी, बल्कि अपने राजनीतिक वारिस का भी फैसला कर दिया है। 8 मार्च को उनके बेटे निशांत कुमार का जेडीयू में शामिल होना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि कहा जा रहा है कि नीतीश की विरासत 2 हिस्सों में बटेगी। सुशासन का राजनीतिक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगा, जबकि जेडीयू की कमान और पार्टी पर नियंत्रण निशांत कुमार के पास होगा। चर्चा तो यहां तक की है कि निशांत कुमार को नई सरकार में डिप्टी सीएम बनाकर उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। वहीं दिल्ली में होने वाली बैठकों में भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज संजय सरवांगी, विजय सिन्हा, नित्यानंद राय, मंगल पांडे शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। वह नीतीश कुमार की सुशासन वाली छवि को पूरी तरह अपने नाम करना चाहती है। जेडीयू के नेता विजय चौधरी ने भी साफ कर दिया है कि अब बिहार की कमान भारतीय जनता पार्टी के हाथों में होगी। जाहिर है, बिहार की राजनीति में अब खरमास खत्म होते ही एक नया सवेरा होने वाला है। नीतीश कुमार ने अपनी पारी खेल ली है और अब वे 7 सर्कुलर रोड के बंगले से बिहार का मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? क्या निशांत कुमार अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाल पाएंगे? ये 10 से 15 अप्रैल के 5 दिन बिहार के अगले 5 साल तय करने वाले हैं। इतिहास गवाह है कि बिहार की राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो कभी नहीं दिख पाता। लेकिन इस बार सम्राट चौधरी की पगड़ी खुलती दिख रही है और बिहार को अपना नया सम्राट मिलने वाला है। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। आज असम की धरती ने वो कर दिखाया जिसकी गूंज दिल्ली के गलियारों तक सुनाई दे रही है। जी हां, असम की 126 विधानसभा सीटों पर आज लोकतंत्र का वो महापर्व मनाया गया जिसने इतिहास के पिछले कई रिकॉर्ड को खतरे में डाल दिया है। क्या बूढ़े, क्या जवान और क्या महिलाएं, आज हर हाथ में स्याही का वो निशान था जो असम के अगले 5 साल की किस्मत लिखने वाला है। सुबह के कोहरे से लेकर दोपहर की तपती धूप और खराब मौसम की चुनौतियों के बीच असम के जाबाज मतदाताओं का पोलिंग बूथों पर जो सैलाब उमड़ा, उसने साफ कर दिया कि जनता का मूड क्या है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की साख दांव पर है तो गौरव गोगोई की अगुवाई में कांग्रेस ने भी वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। आपको बता दें, असम विधानसभा की सभी 126 सीटों पर आज का दिन किसी युद्ध से कम नहीं था। सुबह 7 बजे जब मतदान केंद्रों के दरवाजे खुले, तब से लेकर शाम तक मतदाताओं का जोश देखते ही बना। 35 जिलों के 31,490 मतदान केंद्रों पर आज सिर्फ वोट नहीं पड़े, बल्कि एक नए असम संकल्प पर मोहर लगी। शुरुआत भले ही मध्यम स्तर पर रही हो, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा, मतदान का प्रेशर रॉकेट की रफ्तार से ऊपर गया। सुबह के शुरुआती घंटों में जहां 18% के आसपास मतदान था, वहीं 11 बजे तक यह आंकड़ा 38.92% को पार कर गया। शाम होते होते राज्य के कई हिस्सों में भारी मतदान की खबरें आईं। बोगाई गांव और अभयापुरी जैसे इलाकों में वोटरों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। शिवसागर में तो मतदाताओं की कतारें इतनी लंबी थी कि चुनाव आयोग को भी उनकी सराहना करनी पड़ी। वहीं ऊपर असम के डेमो और नजीरा में भी जमकर वोट बरसे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने
मतदान से पहले कामाख्या देवी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई जोरहाट के पोलिंग बूथ पर अपनी मां के साथ पहुंचे। कुल मिलाकर इस बार मुकाबला बहुकोणीय और बेहद दिलचस्प रहा। असम ने आज घर से निकलकर यह बता दिया कि वह अपने हक और अपने भविष्य के लिए कितना जागरूक है। तो आज खबरें अब तक में हमने देखा कि कैसे भारत अपनी नारी शक्ति को उसका हक देने के लिए 16 अप्रैल को इतिहास रचने की तैयारी कर रहा है। हमने आपको दिखाया कि कैसे ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता वाला सीज फायर फिलहाल खतरों के साए में है, और असम की उन लंबी कतारों को भी दिखाया जो लोकतंत्र की मजबूती का गवाह बनी। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नई खबरें और उनके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।